हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। हम लोगों ने सिस्टम फिजियोलॉजी का जो सीरीज स्टार्ट किया है, ये उसका पहला लेक्चर है। जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो सिलेबस है सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट का, वो सिलेबस का डिटेल देखा था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने प्लांट फिजियोलॉजी के सिलेबस को वन बाय वन स्टडी करने के लिए। पहला लेक्चर है हमारा आज का फोटोसिंथेसिस। एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे हम फोटोसिंथेसिस का। सो वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को, फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस, the process by which green plants and certain other organisms transfer light energy into chemical energy। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक एनिमेटेड वे में दिखाया गया है। कोई भी प्लांट है, इसने सनलाइट को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और वाटर को लिया। इन चीज़ों से प्लांट ने ऑक्सीजन बनाया और शुगर बनाया। जो शुगर बनाया प्लांट ने, उसको प्लांट ने ही यूज़ किया, लेकिन जो ऑक्सीजन बनाया उसको रिलीज कर दिया एटमॉस्फेयर में हमारे और सारे एनिमल्स के यूज़ के लिए। गाइस, ये जो ऑक्सीजन है ये बाई प्रोडक्ट होता है बायोसिंथेसिस का, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एनर्जी के लिए, जो सन की ये एनर्जी है, ये एनर्जी ले लेती है सन से और फिर CO2 के साथ में मिक्स करके, CO2 और वाटर के साथ में इसी एनर्जी को मिक्स करके ये फॉर्मेशन करती है शुगर का। हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का एक मतलब हो गया कि ऐसी प्रोसेस। देखिए, अगर हम नाम की बात करें फोटोसिंथेसिस, अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करें, यहाँ पे आएगा फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब फोटोन और एनर्जी बाय द सन। तो फोटो मतलब कि सन की एनर्जी का यूज़ प्लस सिंथेसिस, किसी चीज़ को बनाना। इसका मतलब हुआ कि सन की एनर्जी की हेल्प से किसी भी चीज़ की सिंथेसिस करना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। जो केमिकल रिएक्शन होती है जिसके थ्रू लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ये रिएक्शन होती है CO2 प्लस वाटर, ये बनाता है शुगर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस इसमें बनता है ऑक्सीजन। The term photosynthesis means literally synthesis using light। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि किसी भी चीज़ की बायोसिंथेसिस की जा रही है, किसी भी चीज़ को बनाया जा रहा है by the use of light। As we will see in this chapter, photosynthetic organisms use solar energy। ये जो सनलाइट है, सनलाइट को यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी को to synthesize complex carbon compounds। जो कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, यही हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड। कोई भी कार्बन से मिलके बना हुआ कंपाउंड कहलाता है कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड। मोर स्पेसिफिकली, लाइट एनर्जी derives the synthesis of carbohydrates and generation of oxygen from carbon dioxide and water। ये रिएक्शन परफॉर्म की जाती है इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जनरेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का और ऑक्सीजन का। गाइस, सारे नोट्स स्टैंडर्ड बुक से प्रिपेयर कर रही हूँ। ये नोट्स भी तेजन जिगर से लिया गया है, ये स्क्रीनशॉट भी तेजन जिगर का है।
Energy stored in these carbohydrate molecules can be used later to power cellular processes in the plant and can serve as the energy source for all forms of life. ये जो साइकिल होती है फोटोसिंथेसिस की, इसमें एक नाम सुना होगा हम लोगों ने, C3 साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें कि फॉर्मेशन होता है शुगर का। शुगर का तो फॉर्मेशन हो गया, इसके साथ साथ में एनर्जी का भी फॉर्मेशन होता है, और जो ये एनर्जी होती है ये शुगर के ही फॉर्म में होती है। ये शुगर ही एनर्जी की तरह वर्क करता है, इसी से एनर्जी मिलती है, और इसी एनर्जी को बाकी जो सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं पौधों में, प्लांट्स में, उनको परफॉर्म किया जाता है इसी शुगर से एनर्जी लेके। अगर हम बात करें ये फोटोसिंथेसिस की, तो अब देखेंगे हम लोग कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। अगर हम बात करें, ये कोई प्लांट है, ये इसका अगर मैंने लीफ बना लिया, ज़्यादा ही बड़ा है, प्लांट में लीफ में कुछ सेल्स होती हैं, इस तरीके से कुछ सेल्स अरेंज होती हैं। इन सेल्स को कहा जाता है मीजोफिल सेल्स। ये जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, इन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। अब जो प्लास्टिड होते हैं, जब हमको पता है जो प्रोसेस होती है उसके लिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोरोफिल मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में, और ये प्लास्टिड में रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की होगी वो फिर यहाँ पे आके परफॉर्म की जाएगी। यहाँ पे आके लाइट ड्रॉप होगी, लाइट को यहाँ से लिया जाएगा, और फिर उसके बाद में यहीं से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, इन्हीं में प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और वहाँ से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो चलिए एक बार अब देखते हैं जो साइट है फोटोसिंथेसिस की, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। कुछ इस तरीके का डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं ये पहली मेम्ब्रेन और ये दूसरी मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ये आप स्टैक लाइक देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम बोलते हैं थाइलेक्वाइड। होता क्या है कि जब बहुत सारे ये स्टैक्स एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं, ये साइड व्यू है। अगर मैं ड्रॉ करूं कि ये एक स्टैक है, ये इसके ऊपर एक पूरा दूसरा आ गया, इसके ऊपर एक पूरा तीसरा आ गया। आप देख सकते हैं, अगर मैं पूरा जो ऊपर वाला है इसको इस तरीके से कर दूं, अगर मैं पूरा इसको डार्क कर देती हूँ, तो आप ये देखिए, ये इसी तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं थाइलेक्वाइड्स, एक के ऊपर एक अरेंज होके। अब जो ये थाइलेक्वाइड है, इसी पे यहीं पे आती है लाइट, लाइट यहीं पे इंट्रैप होती है, और यहीं से फिर लाइट को रिसीव किया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइट रिसीविंग ऑर्गन्स होते हैं ये भी थाइलेक्वाइड होते हैं, ये रिसीव करते हैं लाइट को। ये थाइलेक्वाइड में भी मेम्ब्रेन होती है, आप देख सकते हैं थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है। जैसे कि ये एक के ऊपर एक अरेंज है, तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे ये 3 थाइलेक्वाइड को लिया गया है, तो ये इनके बीच में ये मेम्ब्रेन आ रही है, ये है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, दैट इज ये वाला स्पेस, इसी को हम बोलते हैं ल्यूमेन। अगला आप देख सकते हैं ये लैमिला है। जो ये जो थाइलेक्वाइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेनम। ये ग्रेना कहलाता है जब ये एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे थाइलेक्वाइड्स अरेंज हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ग्रेनम है।
अब जो ग्रेनम है ये एक दूसरे से देखिए आप जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर इनको जोड़ रहा है एक दूसरे से, इसी को हम लैमिला बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट के पास में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म भी, इनको ऑटोनोमस बॉडी भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपना रेप्लिकेशन स्वयं कर सकते हैं, अपने आप से ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कैरी कर सकते हैं। ये स्ट्रोमा पार्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर का पार्ट है, जो खाली पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, जो बाहर की मेम्ब्रेन है। ये इंटर मेम्ब्रेन, ये इंटरनल मेम्ब्रेन है, जो अंदर की मेम्ब्रेन है। और ये बाहर और अंदर की मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीजों के बीच में, मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस कहलाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे प्लास्टोग्लोब्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में। चलिए उन पॉइंट्स को हम एक बार देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट। अभी हम लोगों ने देखा क्लोरोप्लास्ट के बारे में, हम लोगों ने एक डिटेल स्टडी भी कर ली। स्पेसिफिकली इन द ग्रेना एंड स्ट्रोमा रीजन। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये ग्रेना और स्ट्रोमा में होती है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो जो मेन फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जो शुगर का फॉर्मेशन होता है, वो स्ट्रोमा रीजन में ही होता है। और जो ग्रेना रीजन है, यहाँ पे ये थैलेक्वाइड है, ये रिसीव करते हैं लाइट को, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ से कैरी की जाती है। लेकिन जो शुगर का फॉर्मेशन होता है, वो ये स्ट्रोमा रीजन में होता है। ये जो ग्रेना रीजन होता है, यहाँ पे बनती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। इनके बारे में भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे, एटीपी एंड एनएडीपीएच के बारे में। फिलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट में, ये ग्रेना और स्ट्रोमा रीजन में ही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रेना इज द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनेल। आप देख सकते हैं ग्रेना बहुत अंदर, स्ट्रोमा के भी बहुत अंदर प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, फिर ये आपका स्ट्रोमा भी प्रेजेंट है, और उसके बाद में ग्रेना प्रेजेंट है। मतलब ये बहुत अंदर की तरफ प्रेजेंट है। एंड दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्टैक्ड इनटू कॉलम्स लाइक प्लेट्स। ये प्लेट्स जैसे अरेंज हैं, थैलेक्वाइड से ये अरेंज हो जाते हैं, तभी ये फॉर्मेशन करते हैं ग्रेनम का। द इंडिविजुअल डिस्क आर कॉल्ड थैलेक्वाइड। ये जो अलग अलग डिस्क हैं, यही थैलेक्वाइड होती हैं, और यही पॉइंट होती हैं जहां से लाइट को रिसीव किया जाता है। इट इज हियर दैट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब लाइट यहाँ पे आती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, फोटो सिस्टम, सेकेंड फोटो सिस्टम, फर्स्ट, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं जो फोटोसिंथेसिस का तरीके से चलता है, दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। थैलेक्वाइड पे लाइट को रिसीव किया जाता है, ये लाइट आ गई, प्लस यहाँ पे वाटर होता है, यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है और इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं, रिसीव किए जाते हैं फोटो सिस्टम 2 के द्वारा। फोटो सिस्टम 2 लाइट को रिसीव करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होते हुए ये जाते हैं फोटो सिस्टम 1 में, फिर फोटो सिस्टम 1 से भी एक्साइटेड होके जाते हैं, और उसके बाद में ये एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्रीफ में देख रहे हैं, अभी इसकी हम डिटेल स्टडी भी करेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। यहीं पे ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, ये रिसीव करता है थैलेक्वाइड एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, और वाटर के साथ में फिर वाटर की स्प्लिटिंग करवाता है, और यहीं से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कराया जाता है।
तो जो थाइलेकॉइड होते हैं यही एक साइट होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। ये जो साइट दिखाई जा रही है, इसी साइट से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा। The reaction of photosynthesis takes place in a specialized inner membrane called thylakoid. बहुत बार हम लोग देख चुके हैं अभी। The end products of these high energy reactions are ATP and NADPH. ये जो end product होता है यही energy हमको मिलती है। That are used for the synthesis of sugar. शुगर के synthesis में ATP and NADPH का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ये भी होता है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। लाइट रिएक्शन वो होती है जहाँ पे लाइट को रिसीव करके इस एनर्जी को बनाया जाता है, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच, और फिर इसी एनर्जी का यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर। इन सब चीज़ों को डिटेल में भी देखेंगे। अभी हम ब्रीफ ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। और ये जो शुगर का सिंथेसिस होता है ये स्ट्रोमा पोर्शन में होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में। आप जैसे कि अगर हम बात करें जो विजिबल स्पेक्ट्रम, वो होता है 400 to 700 नैनोमीटर। ये पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 400 से 700 तक, ये है आपका विजिबल स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे लाइट की बात करते हैं। जो एनर्जी मिलती है, जो सन से लाइट आ रही है, वो उसका पहला वाला जो ग्राफ है वो दिखाया गया है। देखिए कितनी ज़्यादा एनर्जी सन से आ रही है, बहुत सारी आ रही है। उसके बाद में जो अर्थ की सरफेस पे एनर्जी पहुंचती है वो दिखाई गई है बी वाले ग्राफ में। ये वाला ग्राफ जो है ये इंडिकेट कर रहा है जितनी एनर्जी सन से अर्थ पे पहुंच रही है। जो थर्ड वाला ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल का मतलब है कि लाइट की एनर्जी इतनी आई, इतनी एनर्जी अर्थ में प्रेजेंट हुई, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट ने रिसीव किया क्लोरोफिल ने, वो एनर्जी सिर्फ इतनी थी। उस एनर्जी को यूज करके जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई उसको कैरी करवाया गया। तो आप देख सकते हैं सन से जो लाइट आ रही है उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम से बहुत आगे तक की लाइट्स हैं, इसमें हर तरह की लाइट्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम वाली लाइट का यूज कर रहा है। यहाँ पे ये मेन पॉइंट बताया गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं अर्थ में भी जो रेडिएशन आ रहा है उसमें भी बहुत तरीके की लाइट्स आ रही हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए इन सारी लाइट्स का तो यूज नहीं किया जा रहा है। एक फिक्स रेंज है 400 to 700। आप देखिए ये 800 से पहले ही लाइन रुक जा रही है, तो यहाँ 400 से 700 नैनोमीटर तक की लाइट का ही यूज किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस होता है इसको कहा जाता है P680। P680 का मतलब है कि ये 680 नैनोमीटर की लाइट का यूज करता है। लेकिन जो हमारा PS1 होता है, फोटो सिस्टम 1 होता है, ये रिसीव करता है 700 नैनोमीटर की लाइट का। इसको हम बोलते हैं P700। ये दो हमारे फोटो सिस्टम होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 400 से 700 के बीच में ही लाइट आ रही है, ना इससे पहले बाद में तो जा रही है, लेकिन 700 को क्रॉस नहीं कर रही है। हम एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम की इस रेंज तक ही लाइट को रिसीव करते हैं। वही यहाँ पे दिखाया गया है, विजिबल स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं। और इस ग्राफ के थ्रू आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सन से जितनी भी एनर्जी आती है वो उस लाइट का एक बहुत छोटा सा पार्ट यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है और वो भी 400 से 700 नैनोमीटर के बीच की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और बहुत ही कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर लिया जाता है। सो थैंक यू गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही। अब इसके बाद में हम लोग जेड स्कीम, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1 को डिटेल में देखेंगे
और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। इसके अलावा जो शुगर का फॉर्मेशन होता है, मेन प्रोसेस होती है C3 साइकिल, उसको देखेंगे। और उसके अलावा C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, कैम प्लांट्स, इन सारी चीज़ों को हम आगे भी स्टडी करेंगे। तो आप लोग बने रहिए बायोवर्स के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिए, शेयर भी कर सकते हैं अगर मन हो, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।